देखा बाबू, देखा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, पहला सवाल क्या कहता है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होते हैं, गैमीट मतलब, गैमीट आपको बताया था, गैमीट स्पेलिंग क्या होता है, गैमीट का मतलब गैमीट में युग्मक होते हैं, तब यह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कि लैंगिक जनन कि वर्धिकायिक जनन कि मुकुलर कहलाता है। जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो युग्मक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लैंगिक कि अलैंगिक कि वर्धिकायिक कि मुकुलर, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी ये गलत है, क्या कहते हैं इसको बाबू, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन, यानी कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब नर और मादा गैमीट यानी कि गैमीट का निर्माण करते हैं, यानी कि युग्मक का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। लिखना भी चाहेंगे कि बस आगे बढ़ते चले, आगे बढ़े ना, चलिए देखा दूसरा का क्वेश्चन देखा रानी, देखिए बाद में देख लो, पहले दूसरा क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर 2, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, एकल जनक क्या होता है, जिसमें एक जीव हो या नर या तो मादा, ठीक है, तो कह रहा है एकल जीव के द्वारा यदि ये जनन होता है, एकल जनक के द्वारा क्या होता है बाबू, होता है, तब वह यह विधि क्या कहलाती है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा क्या कहते हैं, जिसमें अकेले जीव जब जनन की क्रिया करते हैं तो अलैंगिक जनन, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में हम क्या कह रहे हैं, अर्थात दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, एकल जनक के द्वारा होता है, तब वह यह विधि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बाबू, अलैंगिक जनन कहलाती है। ये लोग हम पहले से ही क्या करते हैं, जान रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना बाबू, हाँ जान रहे हैं, ठीक है। आइए तीसरा सवाल देखो, जाओ समझ में होता ना ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक पुंज में क्या होता है, क्लोन का निर्माण होता है, तो एक पुंज यानी क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए कौन सही है। ऑप्शन ए आकारकी रूप से समान होता है, ऑप्शन बी अनुवांशिक रूप से समान होता है, कि ऑप्शन सी आकारकी तथा अनुवांशिक रूप से समान होता है, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा बाबू, यानी कि जो क्लोन का निर्माण होता है वो एक प्रकार के आकारकी और अनुवांशिक रूप से दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना बाबू, सही बोल रहे हैं ना, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, चौथा क्या कह रहा है बाबू, कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं, किस जनक कोशिका में अपने जनक को क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, तो भी ये जन्म देते हैं तो क्या कहते हैं, उसको मोनेरा कहते हैं कि प्रोटिस्टा कहते हैं, ए और बी दोनों कि पुष्पीय पौधे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू उसको, ए और बी दोनों, क्योंकि मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा में भी अपने शरीर को क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। समझ में क्या कह रहे हैं, जिसमें नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रही है, चलिए आगे बढ़े। आइए 5 नंबर सवाल कह रहा है, 5 नंबर सवाल, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन की क्रिया किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी जलकुंभी में, कि ऑप्शन डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, किसमें होता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा भाभी बताइए, डी, कि क्या होगा बाबू इसका आंसर, डी जो सही आंसर है, क्योंकि द्विखंडन अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है कि नहीं होता है, तो जब दोनों में प्रक्रियाएं होती हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब पढ़ा है ना, आपको बताया गया है ना, समझाया गया है ना, हाँ अभी बोल नहीं रहे हो, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है बाबू 6 नंबर सवाल, क्या कह रहा है कि मुकुलन यानी कि बडिंग, मुकुलन यानी बड निकलना, बड बताते आपको, उसमें अलग से टूटकर विकसित होना, तो मुकुलन यानी बड द्वारा जनन किसे कहते हैं, अमीबा में कि पैरामीशियम में कि जलकुंभी में कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में।
किसमें होता है बाबू? तो जाहिर सी बात है यही यही ना आगे बढ़ता है जी, अपने शरीर को विकास करता है। तो किसमें होता है बाबू? जल कुंभी में। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आज जल कुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। मालूम है ना क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी के ऊपर फैलकर उसमें से क्या खींच लेता है? ये ऑक्सीजन खींच लेता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए, यानी कि आंसर पकड़ में आ रहा है ना, बताया हुआ चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू? कि जेम्यूस यानी कि जेमुलेस बनते हैं किसमें? स्पंज में, कि हाइड्रा में, कि पेनिसिलियम में, कि ईस्ट में। यानी कि ज्यूमस का निर्माण किसमें होता है? ज्यूमस का मतलब क्या होता है बाबू? अपने शरीर का विकास करना। मान लीजिए इस तरह का कोई जीव है, इसमें से क्या हो रहा है? ये नए जीव का क्या कर रहा है? यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, यहाँ से टूट के क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिम्यूसस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिम्यूसस। जब कोई प्राणी है उसके शरीर में टूट के अलग निकलने लगा, अलग प्राप्त बनने लगा, अलग जीव बनाने लगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम शब्द में म्यूकस कहते हैं। तो कह रहा है कि किसमें होता है? स्पंज में होता है, कि हाइड्रा में होता है, कि पेनिसिलियम में होता है, कि ईस्ट में होता है? तो किसमें होता है ये? तो सबसे ज्यादा किसमें होता है बाबू? तो स्पंज में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज में होता है। ठीक है, हाइड्रा तो तोड़ देता है अपने शरीर को न जी, लेकिन इसमें क्या होता है बाबू? ये अपने ही शरीर से एक नए जीव का निर्माण कर देता है। समझ में क्या कह रहे हैं? किसमें होता है बाबू? स्पंज। समझ में क्या कह रहे हैं? स्पंज बुझा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो पुष्प के जनन में काम नहीं आता है? क्या कंद, कि भूस्तरी, कि प्रकंद, कि कोनेडिया? जी, क्या कि ये सब तो पुष्प के भाग हैं, लेकिन इसमें कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोनोडिया। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कोनोडिया एक प्रकार का पौधों का वो जो होता है ना, पौधों के पुलवा पे वो कण निकलता है, कण बनता है उसके ऊपर, छोटे छोटे कण बनते, कोई फायदा उसका नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं कोनोडिया। पौधा होता है, पौधे के ऊपर ऐसे जड़े टाइप के निकलते हैं, उसमें धूल कचरा वगैरह वगैरह फंसे रहते हैं, कोई उसका काम नहीं होता है, तो उसका बोलते हैं हम लोग? कनोडिया कहते हैं। समझ में क्या कह रहे हैं? अब बुझाया कि इसमें क्या है? कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो कौन नहीं आता बाबू? कनोडिया। क्लियर है? समझ में आया बात क्या कह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बाबू 9 कह रहा है इनमें किसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? यहाँ ऑप्शन ए बायोफाइलम को, कि बी जलकुंभी को, सी अवेग को, कि डी केला को? किसको कहा जाता है बाबू? तो जल कुंभी को। आपको बताया था कि जल कुंभी क्या है, अभी पीछे ही बता रहे थे, है ना? इसे बंगाल का क्या कहा जाता है? आतंक भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगला सवाल है 10 नंबर। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में, कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर, यानी कि पानी में उगता है, जहां पानी जमा होता है, तालाब पोखरा में पानी जहां जमता है, वहां पर ये ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। कौन पौधा इसमें से जो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? अपने अंदर खींच लेता है। तो जलकुंभी, हाइड्रेला, कि कमल, कि धान? तो जल कुंभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल कुंभी ना, जो ठहरे हुए पानी में क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आए थे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस पौधों की पट्टी के कटे किनारों से, यानी कि जो पौधा है उसे कटल फाटल टूटल किनारों से क्या होता है बाबू? अपस्थानिक कालिकाएं उत्पन्न होती है, यानी कि वहां से एक अलग प्रकार की कालिकाएं निकलती है। अपने पौधा दिखाए थे, पतैया में से एक पौधा फेंक रहा था, देखे थे? तो वैसा ही फेंक रहा है। तो कह रहा है कौन होता है? क्या अदरक में, कि केला में, इथिलिया में, कि बायोफिल्म में? जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसको? ब्रायोफिल्म में। कितना अच्छी बात है, पढ़ने में कितना होशियार हो गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? ब्रायोफिल्म में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमसे क्या कह रहा है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलता है उसका, कौन है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन डी आम, सी लीची, डी जामुन? कौन है इसका आंसर? तो इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? बांस, जो जीवन भर में कितने बार खिलता है? केवल एक बार इस पर पुष्प आते हैं, और एक बार पुष्प आके पड़ता है, बस वही पुष्प की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया क्या कह रही है? तो समझ में कितना अच्छा से आ रहा है ना? सब ऑब्जेक्टिव चैप्टर से है ना? अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? मतलब 12 वर्ष में खाली एक बार फूल आता है, इसका कौन सा पौधा है ना? यहाँ कह रहा है कि क्या सूर्यमुखी का पौधा है, कि बरगद का पौधा है? बरगद, ये तो होगा बाबू, बरगद का पौधा है, कि सी नीलकुंजी है, कि डी महुआ? 12 वर्ष में एक बार कौन खिलता है? नीलकुंजी, जो 2006 में तमिलनाडु केरल ना जी, वहां पर क्या हुआ था? ये फूल पूरा बिखर गया था, पर्यटक वहां घूमने के लिए आए थे, पूरा नीला नीला एकदम बगीचा हो गया था ना।
बताए थे आपको। चलिए आगे बढ़े, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि 14 मंद यज, मंद यानी मंद चक्र, इंग्लिश में लिखा है ऑस्ट्रेक्स साइकिल। ऑस्ट्रेक्स साइकिल को क्या कहा जाता है? मंद चक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू इसको? मंद चक्र कहते हैं। ठीक है, तो मंद चक्र पाई जाती है किसमें? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, कि इनमें सभी में? मंद चक्र की क्रिया किसमें पाई जाती है? सभी में, सभी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सभी में। आई जो मंद चक्र की क्रियाएं होती हैं ये कितने दिनों की होती हैं? बताओ, मंद चक्र की जो क्रियाएं होती हैं कितने दिनों की होती हैं? 21 दिनों की होती है। समझ में क्या कह रहे हैं? इसमें कच्चे का स्राव नहीं होता है, इसमें कच्चे बाहर नहीं निकलता है, खून का स्राव नहीं होता है। बताया था ना आपको। बाबू समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो मंद चक्र समझ में आया कि नहीं? तो इन सभी में मंद चक्र की क्रियाएं पाई जाती हैं। क्लियर है? मंद चक्र की क्रिया कितने दिन की होती है? 21 दिनों पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का ऋतु। देखिए यहाँ पर री बनेगा ना इसे। ऋतु स्राव चक्र किस में होता है? किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, कि चिंपैंजी में, कि इनमें सभी में? सभी में ना, सभी में। ये कितने दिनों का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। ये कितने दिनों का होता है ऋतु स्राव चक्र? कितने दिनों का बाबू? 28 दिनों का होता है। सब प्रैक्टिस है हम लोग का, पढ़ाई है हम लोग का, यही मेहनत है हम लोग का। समझ में क्या कह रहे हैं? बुझा रहा बाबू क्या कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर बाबू। कह रहा है कि युग्मक जनन में बनता है। किसका निर्माण होता है युग्मक जनन में? ए केवल मादा युग्मक, कि बी केवल नर युग्मक, कि सी नर तथा मादा दोनों युग्मक की, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा उत्तर बाबू? सी। हम बताए थे आपको, हम बताए थे कि नर में से क्या निकलता है बाबू? नर युग्मक। और मादा में से क्या निकलता है बाबू? मादा युग्मक का निर्माण होता है। यही दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वो किसका निर्माण करते हैं? शिशु को, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको जाई गोट का निर्माण करते हैं। समझ में क्या कह रहे हैं? यही यहाँ कह रहा है कि युग्मक जनन में बनता है। तो भैया कब बनता है? जब नर तथा मादा दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तब। क्लियर है? समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नहीं 17 ना जी। कह रहा है एक लिंगानुता को, स्थिति को खत्म करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? मतलब एक लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या समयुग्मिकी बोलेंगे उसको, कि क्या उभय लिंगी बोलेंगे उसको, कि क्या एक लिंगाश्रय बोलेंगे, कि क्या उसको विषम युग्मक बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? बताओ रवि, क्या बोलेंगे उसको? एक लिंगता को, यानी कि एक लिंग को, स्थिति को खत्म करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? हम ये शब्द एक लिंगी शब्द बोलकर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? ध्यान से क्या करें? एक लिंग की स्थिति को खत्म करना, मुझे एक लिंगी नहीं बोलना है। एक लिंगी को हटाकर दूसरा शब्द में क्या बोल सकता हूँ? इन चारों में से क्या समयुग्मकी बोल सकता हूँ? क्या विषम लिंग बोल सकता हूँ? क्या मैं एकल लिंगाश्रय बोल सकता हूँ? कि क्या मैं विषम युग्मक बोल सकता हूँ? हाँ, एक लिंग मतलब क्या है? ये एक लिंग वाला। इसका करेक्ट क्या होगा? तो भाई एक लिंग के लिए मैं एक लिंगाश्रय भी बोल सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यही कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग होता है। हमारे इस शब्द को खत्म कर दिया जाए, ऐसे शब्द की जगह हम किस शब्द का प्रयोग आराम से कर सकते हैं? एक लिंगाश्रय को, एक लिंगाश्रय को। समझ में आया बात क्या कह रहे हैं? माइंड खुल रहा है कुछ कह रहे हैं? चलिए कौन नंबर आया? क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्री लिंगी की प्राणियों के उदाहरण है कौन? क्या स्पंज, कि टेपवर्म, कि जोंक, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंगी सभी होगा ना? तो सभी के सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सभी। बड़ा सोच के बताना, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? स्टेप वन में पता क्या होता है? स्टेप वन जैसे हम ना कल है कि हम लोग के यहाँ ना उभय लिंगी, यहाँ पे उभय लिंगी ना स्त्रीलिंगी सही है, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जीवों को क्या करते हैं? जन्म देने में सहयोग होते हैं। ठीक है, तो बाबू क्या कह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19। कह रहा है कि इनमें कौन उभय लिंगावयी है? कौन उभय लिंगी है? यानी कि नारियल, कि पपीता, कि खजूर, की नींबू। बता दिए तो होशियार है बाबू। कौन है वह लिंगी? नींद आ रहा का? लग रहा दोपहर वाला टाइम तो है ना 11 बजे वाला, तब थक जाते जाओ तो पढ़कर, यही लास्ट में आराम करने का मौका है ना बाबू? हाँ, इसका कहते क्या हो जाएगा बाबू? नारियल। नारियल एक ऐसा है कि एक प्रकार का उभय लिंगी वही है। उभय लिंगी इसमें दोनों ही होते हैं, नर और मादा दोनों ही होते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जो नारियल होते हैं ना वो दोनों ही इसमें पाए जाते हैं।
क्लियर है? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं बाबू का नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के युग्मकों यानी कि गणित में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? युग्मक में गुणसूत्र की संख्या बता दो। गुणसूत्र की संख्या युग्मक में 23 की 44, 23 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका? डी हो जाएगा 23। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा हम लोग? 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मक्का के अर्धाणु की संख्या होती है। अर्धाणु मतलब अर्धसूत्री की संख्या कितनी होती है? क्या 12, 16, 20 की 24? 20 ना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 20। आसान है ना? है ना आसान? चलिए आगे बढ़ते, इससे ज्यादा नहीं एग्जाम में आने वाले, आप इसको पढ़ के जाओ, बढ़िया से पढ़ के जाना, याद करके जाना, बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप चैप्टर वैसे है, कोई बात है नहीं, हम लोग जो पढ़े वही चीज की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका पादप के अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है? किसमें हैप्लॉइड होता है? क्या शैवाल में, कवक में, बायोफाइटा में, इन सभी में? सभी में ना? वेरी गुड। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सभी में। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 23 नंबर सवाल, इनमें किसी समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यकता होती है? किसको जल माध्यम की आवश्यकता होती है? शैवाल को कि डेरिडोफाइटा को कि बायोफाइटा को, इनमें से सभी को? सभी को? हाँ जी, सोच लीजिए। जी हाँ, सभी को जरूरत पड़ती है। कौची की? जल ही माध्यम की। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है, जब युग्मक बाहर शरीर के बाहर मिलते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? अनिषेक जनन की बाह्य निषेक जनन की आंतरिक निषेक जनन की भ्रूणदो भाव? क्या कहते हैं इसको? बाह्य निषेचन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बाबू? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी? समझ में आ रहा है ना? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक को क्या कहते हैं? ओविपोरस। क्या बोलते हैं इसको बाबू? ओविपोरस। किसमें होता है? मुर्गी में, सांप और मछली में? सभी में। कल हम पूछे थे आप लोग से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सभी में ना? तो चलिए, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। 26 नंबर, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है यानी कि डिप्लॉइड है? कौन है? क्या युग्मनज, क्या अंडाणु, कि पराग, कि नर युग्मक? इनमें कौन भाग द्विगुणित है यानी कि डिप्लॉइड है, 2n के फॉर्म में है? कौन है इसमें? क्या अंड है कि पराग है? पराग क्या होता है वही बता देते हैं। पराग पीछे ही बता लेंगे अभी। तो जो धूल कर कुछ नहीं, एक प्रकार का देखे तो डंठल है, उसमें धूल कर आते हैं, बैठते हैं, कुछ होता नहीं है, ये कोई प्रक्रिया जन्म का नहीं करता। तो बाबू तो ऐसे ही नहीं है, अंड अंड भी नहीं है, नर युग्मक भी नहीं होगा क्योंकि एन के फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होगा? आपको हम बताए थे कि नर से नर युग्मक निकलता है ना हो, और मादा से बाबू मादा युग्मक निकलता है ना। ये जब निकलते हैं युग्मक दोनों ना, तो ये होता है एन के फॉर्म में, जो यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का युग्मक निकलता है नर युग्मक, वो एन के फॉर्म में होता है। ये भी किसके फॉर्म में होता है? एन के फॉर्म में होता है। आपको ये भी बताए थे कि नर युग्मक में कितने प्रकार के होते हैं बाबू? कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। अब प्रत्येक में 23 क्रोमोसोम या 23 गुणसूत्र होते हैं, बताए थे आपको, है ना जी? तो बाबू वही है, आयुर्वेद में यानी कि मादा से भी मिला और नर से भी मिला 23 क्रोमोसोम, आयदा से भी 23 क्रोमोसोम, तो दोनों मिलकर कौन क्रोमोसोम हो गया? 46 क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड कौन है इसमें से? तो युग्मनज। समझ में क्या कह रहे हैं? अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो कौन नंबर? 27 नंबर, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित का मतलब, अगुणित का मतलब बाबू है हैप्लॉइड। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड है। बताइए, अंडाशय है कि परागकोश कि पराग युग्मनज? कौन है बाबू इसमें सबसे बढ़िया? अंडाशय। समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्या होगा बाबू इसमें? अंडाशय। चलिए आगे बढ़े। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ऑप्शन बी, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन सी, युग्मनज से भ्रूण बनता है। या ऑप्शन डी, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। नहीं है कह रहा है, कौन नहीं है यानी कौन इसमें गलत है? हाँ, कौन नहीं है? है नहीं, कौन नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? सही नहीं मतलब क्या? वो गलत है। इसमें कौन गलत है बताइए? ऑप्शन नंबर ए,
हाँ, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता नहीं, ये तो अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं। देखिए इसका आंसर होगा यार बी, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं। तो बाबू यहाँ क्या क्या याद हो, पहले ये देखो क्या गड़बड़ है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज, युग्मनज मतलब यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि परागकण की क्रिया हुआ, वहां पर दोनों मिला, और दोनों मिला तो किसका निर्माण कर दिया वहां पर, बीज, यानी कि युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज के निर्माण से क्या बन गया, बीज बन गया। लेकिन अंडाशय से डायरेक्ट बीज बनेगा, अंडाशय से डायरेक्ट बीज बनेगा, पहले क्या निर्माण होगा वहां पर, युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, तब किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग, बीज। समझ में क्या कह रहे हैं कि अंडाशय बीज के रूप में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, ये गलत बात है। अंडाशय विकसित बीज के रूप में नहीं होते हैं। जब अंडाशय विकसित होगा तो क्या निर्माण करेगा, समझ में आया क्या कह रहे हैं, इसका गलती समझ में ना क्या कह रहे हैं, अभी नहीं समझ में, मादा फिगर बताया तो बताए, समझ गए है ना, चलिए ठीक है, तो समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब वैसे सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, ऐसा कौन है जो जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, बांस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए, बांस। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसमें, किसके द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है, क्या जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इनमें सभी के द्वारा, तो सभी के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। समझ में ना क्या कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाहरी निषेचन की क्रियाएं होती है ना, बताइए। मेढक में कि हिरण में कि मनुष्य में कि घोड़ा, तो जाहिर सी बात है बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेढक। मेढक क्या करते हैं, अपने ही युग्मक को जल में छोड़ देते हैं। नर युग्मक, नर जो होता है नर युग्मक छोड़ देता है, और जो मादा होती है मादा युग्मक छोड़ देती है। आइए जब पानी में मिलते हैं तो दोनों अनुस्लयन होते हैं, तब युग्मनज का निर्माण करके धीरे धीरे अंडे प्रवृत्ति यानी बच्चे में परिवर्तन होना शुरू कर देते हैं। समझ में क्या कह रहे हैं। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक में केकड़ा द्वारा कायिक जनन होता है, यानी जनन की क्रियाएं करता है, क्या राइजोम के द्वारा, कि जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, कि बल्ब के द्वारा। बल्ब होता है जैसे कि फोड़े वोड़े निकलना, बर्ड, बी यू बी, बर्ड, बर्ड, फोड़े वोड़े तो होगा नहीं, ट्यूबर भी नहीं होगा। अच्छा जड़ कह रहे हैं, भैया जड़ से कैसे होता है, शकरकंद में ना जड़ से होता है, लेकिन इसमें भी जड़ से होता है अदरक, नहीं यार अदरक जड़ में कहाँ होता है, अदरक की जनन की जड़ से होगा, फिर शकरकंद किसमें होता है, शकरकंद भी जड़ से होता है, दोनों में अंतर है कुछ। बाबू हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उसकी जड़ें काट के ले जाते हैं, मिट्टी में बो देते हैं और धीरे धीरे विकसित कर लेता है। जबकि अदरक ऐसा करता है का, ऐसे काट के लगा दोगे तो फैला रहेगा पूरा, नहीं यार जड़ तो नहीं होगा, ये कौची करता है, इसमें राइजोम होते हैं। राइजोम का मतलब ये जो अदरक बन गया ऐसा, मान लीजिए इस तरह का एक अदरक है, ठीक है, इस तरह का कोई अदरक है ना, तो इसमें ये तो शेष है उसके, आगे धीरे हो रहा है, लेकिन इसमें से ना एक अलग प्रकार के गड्ढे दिखाई पड़ेंगे आपको, उसमें गड्ढे गड्ढे या ऊंच ऊंचे दिखाई पड़ेगा ना। यही यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे कलिकाएं पड़ना शुरू कर देता है ऐसे, यही विकसित होता है, यही विकसित होता है। इसको क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, राइजोम कहा जाता है। ये विकसित करते हैं। तो याद रखिए एग्जाम में अगर आ गए तो छोड़ना नहीं है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है बाबू, राइजोम के द्वारा, ठीक है। इसमें जड़ नहीं होता, इसमें जड़ नहीं होता। तारा दिमाग में होता है कि जड़, या जड़ होता तो कंद, कंद भी जड़ से नहीं होता, कंद भी जड़ से नहीं होता, उसके भी ये ऐसे विकसित करते हैं, वो किसी फल पर लगा देते हैं, जैसे जिसको हम खाते हैं उसी को बो देते हैं, और उसमें धीरे धीरे ऐसे जड़ें फेंकनी शुरू कर देते हैं। इसको हम जड़ थोड़ी बोलेंगे, क्या इसको हम लगाएंगे तो हो जाएगा दरख्त, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है उसको पूरी भाग को लगाना पड़ेगा, तोड़ के चाहे काट कर, है ना। ऐसी को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। समझ में आएगा कौन नहीं। अगला 33 नंबर, निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी समझते हैं ना, हाँ। तो ऑप्शन ए फीता कृमि, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी की चूं। हाँ तो घरेलू मक्खी में ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा करेक्ट। समझ में क्या कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, कौन होगा वो 34 नंबर, देखते हैं कौन बताता है उत्तर दोनों में से। क्या मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, पुरुष में, पुरुष में बताना है कि मतलब मनुष्य में कौन, किसको बारे में बताना है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है। क्या ए 44 + x है, कि बी 44 + x y,
ऑप्शन सी 46 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन डी 46 प्लस एक्स एक्स। सी सी पक्का? नहीं बाबू, आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई तो फिक्स है, तो मादा है भैया, से ही पता चल रहा है एक्स एक्स है। ये भी सर एक्स एक्स है, ये तो मादा है। हम बताएं आपको, जब लिंग के ध्यान किया जाता है ना, वो दो ही क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, यही दो क्रोमोसोम होता है जो लिंग को क्या करता है, निर्धारित करता है कि वो लड़का होना चाहिए कि लड़की होना चाहिए। बाकी तो ये जो 44 है सब में एक समान होता है, लड़कों में भी वही और लड़कियों में भी वही, लेकिन ये दो को विपरीत लिंग कहलाता है, एक्स और वाई। समझ में ना क्या कह रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 44 प्लस एक्स एक्स। अब तो कैसे 46 प्लस एक्स बोले लगल ना हो दुगो, जैसे सिंड्रोम को हरियाम शब्द में अनुवांशिक रूप से पदार्थ का बढ़ना या घटना क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? उसको सिंड्रोम कहेंगे। तो ये तो सिंड्रोम बन गया। जब यहाँ क्या क्या मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, किसमें? पुरुषों में। तो पुरुषों में क्या होती है? 44 प्लस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे मादा कहता है, तो मादा कहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? 44 प्लस एक्स एक्स। बुझा रहा है? बुझा रहा है बाबू? ठीक है, इस तरह से 34 नंबर पढ़ लेंगे। 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट पक्षी समझते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? खाता है। तो बताइए कौन है? नेपथिन्स की ड्रासेरा, ए और बी दोनों के हाइड्रिला। कौन है इसमें से बाबू? ए और बी दोनों पक्का? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी, ए और बी दोनों। क्लियर है? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? अगला बाबू पढ़ते हैं, लास्ट का तो है 36 नंबर सवाल है कि पौधे में जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पापा कि निलंबो कि बबूल कि हाइड्रिला। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना हो, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों में जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है? पापा है, निलंबो हो, बबूल है, हाइड्रिला है। बबूल, बबूल में देखने में कांटे लगे होते हैं, है ना, पानी के साइड में लगे थे लेकिन पानी बने होते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी। तो आज का हम क्लास अपने छोड़ता नहीं, अपने करते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव लिखना चाहेंगे तो लाइन से बोल देते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो वो नोट्स लेकिन देना पड़ेगा, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा उसमें, ये मेरा खुद से छाटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लास आज समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो यार, कुछ तो सीख ला, कुछ तो समझ ला। चलो, तो आज के लिए इतना ही समय दीजिए, धन्यवाद ना। चले, हम चलते हैं।